हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। और आप लोग अपने सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हम भी आपको काफ़ी अच्छे ढंग से करा रहे हैं। देखिए, हम लोग अपने सिलेबस को इस तरह पढ़ रहे हैं कि उसमें आप लोग टॉपिक पढ़ने के साथ साथ उनके न्यूमेरिकल्स भी साथ के साथ कर रहे हो। जिससे क्या है कि टॉपिक के साथ साथ आप लोगों को न्यूमेरिकल करने में भी कोई समस्या नहीं आ रही होगी। जैसे हम लोगों ने कल अपना पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के वो वैद्युत विभव और बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव और आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव से जुड़े हुए सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने पढ़े भी थे और आप लोगों ने कुछ किए भी हैं। आप लोगों को होमवर्क दिया था। और देखिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत तो बताना चाहूँगा कुछ कि देखिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, मेहनत हम दोनों करते हैं। याद रखिए, जो आपका टीचिंग सिस्टम होता है, आपका टीचिंग प्रोसेस दो पैटर्न पे डिपेंड करता है। आपके दो एलिमेंट होते हैं इसके, एक होता है टीचर और दूसरा होता है स्टूडेंट। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, समझ गए। याद रखिए, जब तक ये इन दोनों में से कोई भी कमजोर होगा आपकी ये गाड़ी सही नहीं चल सकती। गाड़ी का मतलब है यहाँ पर आप लोगों का रिजल्ट आना। आप लोगों के लिए टीचर बेस्ट होना चाहिए जो आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए, आप लोगों को जो भी पढ़ाए वो आपके समझ में आए और आप लोग उनसे संतुष्ट हों। दूसरा, टीचर अच्छा मिले स्टूडेंट्स को, लेकिन न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो उसके अनुसार आपके स्टूडेंट भी अच्छे मिलने चाहिए। किसको? टीचर को। याद रखिए, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, जब तक स्टूडेंट अपने आप को नहीं पहचानता या उसे अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिलते, तब तक आप उस टीचर की मेहनत का कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। इसका मतलब मूल बिंदु यहाँ पर स्टूडेंट होता है। याद रखिए कि हमारी जितनी भी मेहनत है उस मेहनत का पूरा श्रेय सीधा बच्चों को जाता है। हम लोग कितनी भी मेहनत करें, अगर रिजल्ट बच्चों का अच्छा आया है तो ही हमने मेहनत की है, अन्यथा हमने मेहनत नहीं की। इसलिए हमारे लिए ये स्टूडेंट पोर्टल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट हमारा स्ट्रांग होगा, अच्छे तरीके से पढ़ेगा और अच्छे तरीके से पढ़ के वो रिजल्ट लाएगा। तो इसलिए आप मजबूत रहें। आप मजबूत रहेंगे तो हम भी मजबूत हैं। आपसे ही हम हैं, ना कि हमसे आप। आपकी वजह से ही हमें, अगर आप नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी ताकत पहचानें और मेहनत करें बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब मैं अपना सिलेबस शुरू करता हूं। हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और तीसरे चैप्टर में हम दो क्लासें पढ़ चुके हैं। विद्युत विभव पढ़ा, पहले में विभवांतर पढ़ा, बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ा, और फिर हम लोगों ने उसके बाद आवेशों के निकाय के कारण विभव पढ़ा, और वो पढ़ने के बाद में हम लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिए। अब मैं आज आप लोगों के लिए ऐसा टॉपिक कराने वाला हूं जो आपके 2020 के एग्जाम में आया, यानी आपका जो राजस्थान बोर्ड का पेपर है, और जो राजस्थान बोर्ड के पेपर में 2020 में आया। 2020 का मतलब अभी ये जो पेपर हुए हैं, जिन पेपरों में से मैथ का पेपर अभी बाकी है, जब लॉकडाउन लगा मार्च में जो पेपर चल रहे थे 12th क्लास के, उन्हीं 12th क्लास के पेपरों में ये क्वेश्चन आया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ढंग से समझना है, पूरा टॉपिक ढंग से पढ़ना है, तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये राजस्थान बोर्ड के पेपर में आया तो ये कितना सरल टॉपिक था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग विद्युत विभव पढ़ चुके हैं और विद्युत विभव में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक आवेश को अनंत से लाओगे तो अनंत से लाने में उस आवेश को जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य विद्युत विभव होगा। उसके बाद आज के लिए हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, लेकिन आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पढ़ी जिसमें -q और +q दो आवेश हों और एक दूसरे से r दूरी पर, या उस दूरी को हम लोगों ने 2a दूरी लिया था। इसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P = 2aq। आप लोगों ने इसको चैप्टर नंबर 1 में अच्छी तरह पढ़ा है। ठीक है, उस P = 2aq के बाद में वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र आया था 2kp/r3, और वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र आया था kp/r3।
उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगा हुआ बलाघूर्ण हम लोगों ने निकाला था टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सारे के सारे प्रोसीजर में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल चुके हैं। हम लोग क्या निकाल चुके हैं? विद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव में जब दो दो आवेश हैं, एक माइनस क्यू आवेश है, दूसरा प्लस क्यू आवेश है, तो इसकी वजह से विभव भी होगा। ठीक है, जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र निकाला दो दो स्थितियों में, तो आप लोगों को दो स्थितियों में भी विभव ही निकालना है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? डेरिवेशन एक करेंगे और इसके केसों को अक्षीय और निरक्षीय स्थिति बना देंगे। समझ गए? तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हमें अब निकालकर अपने वैद्युत द्विध्रुव के टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। यह आपके वैद्युत द्विध्रुव से जुड़ा हुआ लास्ट टॉपिक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ा, बलाघूर्ण पढ़ा। ये लास्ट टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल में विभव क्या होता है। यहाँ पर आकर वैद्युत द्विध्रुव आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हुए मैंने अभी आपको कहा है कि जैसे वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने ज्ञात किया था, वैसे ही विद्युत विभव भी अक्ष और निरक्ष पर ज्ञात करना है। लेकिन हम लोग डेरिवेशन एक ही करेंगे, अलग अलग नहीं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने अलग अलग डेरिवेशन किए थे, अक्षीय स्थिति का, निरक्षीय स्थिति का। हम यहाँ पर एक ही डेरिवेशन करेंगे और उसी में केस बना देंगे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के। तो देखिए, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इधर माइनस क्यू आवेश है और इधर प्लस क्यू आवेश है। ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। इसका केंद्र है ओ। इसका केंद्र क्या है? ओ। ठीक है, अब आप लोग एक बात बताइए, इसके पूरे की लंबाई 2a है, तो ये आधी आधी दूरियां क्या हो गई? ए और ए। आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं स्पष्ट बोल भी रहा हूं कि ये आपका, चलिए डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इधर माइनस क्यू आवेश और इधर प्लस क्यू आवेश। ये केंद्र O, ये बिंदु A और ये बिंदु B। अब पूरे की लंबाई होती है 2a, तो ये आधी आधी दूरी हो गई A और A। ओके, अब चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। अब मुझे तो पता है कि कहाँ पर लिखने में सुविधा होगी, कहाँ पर असुविधा होगी, तो मैं अपना ज्ञान यूज करता हूँ। तो देखिए, अब हमें इसके कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है किसी बिंदु P पर जिसकी स्थिति है r थीटा। अब उस बिंदु को ना तो मैं अक्ष पर ले सकता हूँ ना अक्ष पर। आप लोग अच्छी तरह समझते हो, अगर उस बिंदु को मुझे अक्ष पर लेना है तो कहीं ना कहीं इस रेखा के अनुदिश ही लेना पड़ेगा, इधर या फिर ऊपर। और निरक्ष पर लेना है तो इसके बिल्कुल लंबवत लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ना तो मैं अक्ष पर लूंगा और ना ही निरक्ष पर, तो मैं इसको ऐसी स्थिति पर लूंगा जहां पर ये ना तो अक्ष पर हो और ना ही निरक्ष पर। ये लीजिए बिंदु P जिसकी स्थिति है r थीटा, जिसकी स्थिति क्या है? r थीटा। और ये केंद्र से r दूरी पर है। आपके वैद्युत द्विध्रुव 2a लंबाई का, उसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिसकी स्थिति r थीटा है और इस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। चलिए, आपके प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से दूरियां क्या है? माइनस क्यू आवेश से दूरी है r1। तो देखिए, आवेशों माइनस क्यू और प्लस क्यू से दूरी r1 और r2, और आपके इस से दूरी क्या है? r2। तो देखिए भाषा क्या लिखी है मैंने, माना 2a लंबाई का कोई AB वैद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिसकी स्थिति P r थीटा है। इस बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु P की द्विध्रुव के आवेशों माइनस क्यू और प्लस क्यू से दूरी r1 और r2 है। दोबारा समझ लीजिए, एक 2a लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत ही आराम से समझना है, ये मोस्ट है आपका, ये टॉपिक मोस्ट है, भले ही ये आ गया हो, याद रखना इस बात को। तो 2a लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, सॉरी विद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P की प्लस क्यू से दूरी r2 और माइनस क्यू से दूरी r1 है। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए आप लोग ऐसा कीजिए, माइनस क्यू आवेश की वजह से विभव निकालिए और प्लस क्यू आवेश की वजह से विभव निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो आपके बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण
विभव, आपके बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, बोलिए V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू अपॉन आर। तो के आवेश है माइनस क्यू और दूरी आर की जगह पर कौन है, R1, कौन है, R1। तो ये हो गया, माइनस को बाहर निकाल लिया तो के क्यू अपॉन R1, तथा अब आप निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। तो इसको लिख दिया मैंने V1, अब इसको लिखिए V2। के आपका आवेश है प्लस क्यू और बोलिए दूरी क्या है यहाँ से, R2, दूरी क्या है, R2। तो आपका V2 बराबर आ गया के क्यू अपॉन R2। तो अतः आपके बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव आप लोगों को निकालना है। तो आप करोगे V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 का मान है आपका माइनस का के क्यू अपॉन R1 और आपका V2 का मान है प्लस का के क्यू अपॉन R2। तो आप लोगों ने के क्यू को कॉमन लिया तो बच गया माइनस का 1/R1 प्लस का 1/R2। तो चलिए आगे कैलकुलेट कीजिए। V बराबर के क्यू, दोनों में से नीचे लासा ले लिया R1 और R2। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बड़े ही आराम से 2 बार समझाऊंगा मैं, और आज की क्लास में इसी डेरिवेशन को करके इसी के न्यूमेरिकल करेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों में से लासा ले लिया R1 R2, R1 का डिवाइड किया तो माइनस का R2 और प्लस का R2 का डिवाइड किया, R1 बचा, R1 का मल्टीप्लाई 1 से तो प्लस का R1। क्लियर। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, के क्यू R1 प्लस का है और R2 माइनस का है, R1 माइनस R2 बटे R1 R2, समीकरण नंबर 1। ओके, आपको यहां पर मान रखना है। क्लियर। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये है कि इस दूरी R1 और R2 को क्या मैं R1 और R2 ही लिखा रहने दूं, लेकिन मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ये दूरी R1 और R2 को या तो R या फिर A इनके रूप में ही लिखना है, कोई और नहीं आना चाहिए। अब हम न्यूमेरिकल में R1 और R2 के मान कैसे निकालेंगे, तो हमारा काम है R1 और R2 का मान इनके रूपों में निकालना। तो देखिए, अब मुझे R1 का मान R के रूप में निकालना है। अब आप सोच कर देखिए कि R1 जो है वो R से बड़ा दिख रहा है, R यहाँ से यहाँ तक, R1 यहाँ से यहाँ तक, R1 जो है वो R से बड़ा दिख रहा है। कितना बड़ा है ये पता करने के लिए आप लोग लंब डालिए, डाल दिया आप लोगों ने लंब डाला इस बिंदु A से और इसकी क्रिया रेखा पर, इस रेखा को आगे बढ़ाया, ये लीजिए इस रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया और इस रेखा को आगे बढ़ाया, तो इस रेखा को आगे बढ़ाने पर इस पर लंब डाला। तो अब देखिए ये दोनों दूरियां बराबर हो गई। ठीक है, इस बिंदु को A B, इस बिंदु को लिख दिया मैंने C। इसका मतलब ये हुआ, आप ही बताइए कि यहां से यहां तक है R1 और यहां से यहां तक है R। तो अगर मुझे R1 निकालना है तो R जो होगा वो R में और कितना जोड़ना पड़ेगा, OC। R में कितना जोड़ना पड़ेगा, OC जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए चित्र से आपका R1 बराबर, R1 निकालना है तो इस R में और क्या जोड़ना है, OC। तो R प्लस OC, वाह आपका त्रिभुज। अब OC का मान कैसे निकालेंगे, मान लिया ये यहां पर कोण बनाता है थीटा, जब ये कोण थीटा बन रहा है तो ये कोण भी क्या बनेगा, थीटा। तो आप त्रिभुज AOC लीजिए, त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में आप लोगों को मान निकालना है OC का। यहां पर कोण बन रहा है 90 डिग्री, तो OC है थीटा, यहां पर है तो लंब हो गया AC, 90 यहां पर है तो कर्ण हो गया OA। तो ये क्या बच गया, आधार। तो आधार का मान निकालना है कर्ण के रूप में यानी A के रूप में, तो cos थीटा यूज कीजिए। तो cos थीटा बराबर आपका आधार बटे कर्ण, तो OC बटे कर्ण कौन है, 90 के सामने वाली भुजा OA। ठीक है, तो OC बटे OA का मान क्या है, A। OA का मान क्या है, स्मॉल a। तो आप ही बताइए कि OC बराबर क्या आ गया, A cos थीटा। OC बराबर क्या आ गया, A cos थीटा। क्लियर।
अब हम बात करते हैं R2 की। किसकी बात करते हैं? R2 की। चलिए ऐसा करते हैं, लिख देते हैं। तो आप ही बताइए, R1 बराबर R प्लस OC है, तो OC का मान क्या आया? A cos थीटा। समीकरण नंबर 2। यहां से मैं R1 का मान रखूंगा। अब बारी किसकी है? R2 की। R2 को ही देखकर बताइए कि R2 जो है वो इस R से छोटा या बड़ा? तो सामान्य तौर पर दिख रहा है कि छोटा है R2। R2 जो है वो R से छोटा है। कितना छोटा है ये पता लगाने के लिए लंबा डाल दीजिए। ये पता लगाने के लिए नंबर डाल दिया। ये बिंदु सी है, तो ये बिंदु क्या हो गया? डी। ओके, अब आप ही बताइए कि चित्र में यहां से यहां तक है ओ से लेकर पी तक आर, और ए पी से लेकर बी तक है R2। तो अब R2 के बराबर आर में लेने के लिए मैंने लंब डाला, तो यहां से यहां तक डी से लेकर पी तक का मान R2 के बराबर हुआ। यानी मुझे अगर R2 को आर के रूप में लिखना है तो R2 निकालने के लिए आर में से किसको घटाना पड़ेगा? ओडी को। किसको घटाना पड़ेगा? ओडी को। दोबारा समझा दूंगा, तो ओडी को निकालेंगे तथा R2 बराबर आर में से किसको घटाना पड़ेगा? ओडी को। आर में से किसको घटाना पड़ेगा? ओडी को। अब आप एक बात बताइए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक जैसे हैं, ठीक है? ओडी को घटाना है तो जब ओडी और ओसी भी भुजाएं एक जैसी हैं, या ऐसे समझ लीजिए, कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, निकालनी क्या है? आधार। तो वाह, अब त्रिभुज कौन सा? BOD। त्रिभुज BOD से, अब BOD से फिर से cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है यहाँ पर? बताइए। OD। आधार कौन है? OD। और कर्ण कौन है यहाँ पर? 90 के सामने वाली भुजा O से लेकर B तक, यानी स्मॉल a। तो बताइए OD बराबर A cos थीटा। OD बराबर A cos थीटा। तो आप ही बताइए R2 बराबर R माइनस OD का मान क्या है? A cos थीटा। समीकरण नंबर 3। अब तो केवल कैलकुलेशन बची है, लेकिन इसको दोबारा समझो। देखिए, दोबारा समझना है हमें इसको पूरा। एक वैद्य तो दे दो है -q + q AB, जिसकी पूरी लंबाई है 2a। इसके केंद्र O से थीटा कोण पर बिंदु P की स्थिति है, जिसकी r थीटा स्थिति है। r बिंदु P और दूरी r दूरी पर है द्विध्रुव के केंद्र O से। बिंदु P पर मुझे विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए मैंने -q आवेश से इसकी दूरी r1 ली और +q आवेश से इसकी दूरी r2 ली, ठीक है? तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो माइनस का KQ/R1, ओके। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, आपका प्लस का KQ/ दूरी क्या है? R2, ओके। परिणामी विभव के लिए दोनों को जोड़ लिया, दोनों को जोड़ा तो माइनस का KQ/R1 प्लस का KQ/R2, KQ कॉमन ले लिया तो माइनस का 1/R1 प्लस का 1/R2। R1 R2 लासा लिए तो ऊपर क्या बच गया? -R2 + R1। तो R1 माइनस R2। अब मुझे यहाँ पर R1 और R2 के मान लिखने हैं। R1 और R2 के मान लिखने से पहले दोबारा दिमाग लड़ाइए। R1 और R2 के मान R के रूप में निकाल लें। अब बताइए, R1 जो है वो R से छोटा दिख रहा है, बड़ा R है यहाँ से और यहाँ तक, और R1 है यहाँ से यहाँ तक, तो R1 बड़ा दिख रहा है। कितना बड़ा है वो पता लगाने के लिए लंब डाल दिया, तो ये R से OC बड़ा है। R से क्या बड़ा है? OC। अब त्रिभुज AOC में आप लोगों ने cos थीटा लगाया, cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर कौन है? आधार OC है, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और आधार बटे कर्ण में कर्ण कौन है? A। तो कर्ण का मान A लिखा, ठीक है? तो OC बराबर आ गया A cos थीटा। तो आप ही बताइए R1 बराबर R + A cos थीटा। R1 बराबर R + A cos थीटा। उसके बाद बात है R2 की। किसकी? R2 की। अब R2 जो है वो R से छोटा दिख रहा है, R2 जो है वो R से छोटा दिख रहा है। कितना दिख रहा है? इसके लिए लंब डाल दिया बिंदु B से, तो ये कितना छोटा है? OD छोटा है। R2 जो है वो इस पूरे R से यहाँ से यहाँ तक R2 के बराबर हो गया, तो ये पूरे R से OD छोटा है। तो OD निकालने के लिए फिर से cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार है OD और कर्ण है A। कर्ण कौन है? A। तो OD बटे A, तो OD बराबर A cos थीटा। तो R2 निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? R2, R में से OD को घटाना है, OD का मान है A cos थीटा। इज दैट क्लियर? अब आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका है, तो अब तो केवल इसमें मान रखने हैं और कैलकुलेशन करनी है। चलिए करते हैं। समीकरण
2 व 3 से R1 व R2 के मान समीकरण 1 में रखने पर। आपको समीकरण 2 और 3 से R1 और R2 के मान रखने हैं किसमें, समीकरण 1 में। तो रखिए बात। तो V बराबर के क्यू, R1 माइनस R2 है और R1 का मान क्या है, R प्लस ए कॉस थीटा, R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R2 है, माइनस R2, तो R2 का मान है R माइनस ए कॉस थीटा और उसमें माइनस का बड़ा और करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का R प्लस का ए कॉस थीटा, नीचे R1 R2 तो R प्लस ए कॉस थीटा और R माइनस ए कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं। V बराबर के क्यू, बोलिए R यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर प्लस का कट गया, तो ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा, बोलिए क्या हो गया, 2a कॉस थीटा। ठीक है, R प्लस ए कॉस थीटा, R माइनस ए कॉस थीटा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर आप लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। V बराबर के, आप ऐसा कीजिए 2a के साथ में q को लिख दीजिए, 2aq, ओके, बाहर कॉस थीटा, नीचे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2aq किसका मान होता है, आप ही बताइए। के 2aq होता है p का मान, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आगे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आप एक बात बताइए, यहाँ R बड़ा है ए से, जरा देखना, R यहाँ से यहाँ तक है और ए इतना है, तो R बड़ा है ए से, तो आप ही बताइए R स्क्वायर बहुत बड़ा होगा ए स्क्वायर से, तो R स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा, तो जब R स्क्वायर वेरी 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 ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, तो क्या ए स्क्वायर वाले पद को नगण्य मानकर नहीं छोड़ सकते, तो ए स्क्वायर वाला पद कौन है, तो ए स्क्वायर वाले पद को, ए स्क्वायर वाले पद को नगण्य मानकर छोड़ने पर, ए स्क्वायर वाले पद को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो V बराबर आपका के पी कॉस थीटा, के पी कॉस थीटा और नीचे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो गया 0, क्योंकि मैंने नगण्य मान लिया, तो V बराबर बोलिए क्या बच गया, के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो अतः आपके वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R थीटा स्थिति पर विद्युत विभव। अब हम लोगों ने फाइनली रिजल्ट फाइंड आउट किया है कि वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R थीटा स्थिति पर कोई बिंदु P है, उस पर विद्युत विभव V बराबर बोलिए के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब मैं इसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर आगे बढ़ूं, उससे पहले आप एक बार फिर समझिए इसको पूरा। एक वैद्युत द्विध्रुव है 2a लंबाई का, जिसके कारण उसके केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर मुझे विद्युत विभव ज्ञात करना है, और बिंदु P की स्थिति है R थीटा, और उसके केंद्र से दूरी है R, माइनस क्यू आवेश से दूरी R1 प्लस क्यू आवेश से दूरी R2, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव माइनस का के क्यू अपॉन R1 प्लस क्यू आवेश के कारण विभव के क्यू अपॉन R2, परिणामी विभव के लिए दोनों को जोड़ा और ये निकल कर आ गया। अब मुझे R1 और R2 के मान लिखने हैं। R1 R से बड़ा दिख रहा है, आराम से समझाया मैंने, फिर समझाता हूँ। R1 R से बड़ा दिख रहा है, कितना बड़ा दिख रहा है, उसके लिए लंब डालकर देख लिया, OC बड़ा दिख रहा है। इस त्रिभुज को यूज किया और OC का मान निकाला, तो वो निकला a cos थीटा। तो R1 के लिए R में कितना जोड़ दिया, a cos थीटा। क्लियर? उसके बाद में R2 जो है वो R से छोटा दिख रहा है,
R2 जो है वो क्या दिख रहा है, R से छोटा, तो R से कितना छोटा दिख रहा है, लंब डालकर देखा, OD का मान निकाला तो वही निकला a cos थीटा। क्लियर। तो R2 जो होगा वो R में से a cos थीटा घटेगा। ठीक है। R1 और R2 दोनों के मान उठाकर हम लोगों ने फॉर्मूले में रख दिए। क्लियर। फॉर्मूले में मान लिखे तो आपका R1 का मान है R प्लस a cos थीटा और R2 का मान है R माइनस a cos थीटा। तो माइनस का गुणा किया तो माइनस का R प्लस a cos थीटा हो गया, R से R कट गया, a cos थीटा 2a cos थीटा। तो आपने 2a के साथ में लिख दिया q को, 2a q का मान होता है p, या नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये निकल कर आया के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है यहाँ पर R बड़ा है a से, R किससे बड़ा है, a से, तो R स्क्वायर बहुत बड़ा होगा a स्क्वायर से। जब R स्क्वायर a स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा तो a स्क्वायर वाला जो पद है, जब R स्क्वायर a स्क्वायर से बहुत बड़ा है तो R स्क्वायर में से a स्क्वायर का पद घट रहा है, मतलब समुद्र में से 2 लोटा पानी घटा दिया आपने, निकाल लिया, क्या समुद्र पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार हम लोगों ने a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाले पद को नगण्य मानकर छोड़ दिया। तो क्या फॉर्मूला निकला, के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो अतः वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R थीटा स्थिति पर विद्युत विभव क्या निकल कर आया, के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। ये डेरिवेशन आप लोगों का एग्जाम में आया था इसी साल, जो अभी पेपर हुआ है फिजिक्स का। तो आप लोगों को उसी हिसाब से पढ़ना है कि आप लोगों को ऐसे टॉपिकों को ढंग से पेपर में आराम से कर सके। एक बात याद रखना, ऐसे टॉपिकों को आप शांति से पढ़कर ही पेपर में कर सकते हो, जल्दीबाजी से नहीं। जल्दीबाजी करेंगे दुखी रहेंगे, समझ गए। तो अब आप लोगों को ये यहाँ से एज इट इज यहाँ तक लिखना है। ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको यहाँ तक नोट करोगे। नोट करने के बाद में अब मैं मिटा रहा हूँ और अब मैं इसके केस लिखूंगा। तो देखिए हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात कर लिया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। सबसे पहला केस, अब इसमें पहला पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर मैंने क्या बताया था कि अगर ये बिंदु P अक्ष पर होगा, कहां पर होगा, अक्ष पर, तो या तो इस रेखा के अनुदेश यहां पर होगा या यहां पर होगा। अब आप सोचिए इस बिंदु को यहां से सरका कर आप यहां पर ले गए तो ये वाला जो कोण है वो घटता जाएगा, ये रेखा ऐसे जाएगी, घटते घटते इस रेखा के अनुदेश कोण क्या हो जाएगा, 0। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर थीटा बराबर 0, तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव, तो देखिए v अक्ष बराबर क्या फॉर्मूला है, के पी कॉस थीटा का मान 0, के पी कॉस 0 बटे R स्क्वायर। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव कॉस 0 का मान 1, तो बोलिए के पी अपॉन R स्क्वायर, के पी अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद में दूसरा केस, अक्ष पर समझ में आ गया कि आपका बिंदु P जब अक्ष पर चला जाएगा तो ये कोण हो जाएगा 0। कोण 0 होते ही आप लोग वैद्युत विभव निकालेंगे तो के पी अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 का मान 1। अब दूसरा केस, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, निरक्ष का मतलब है इसकी लंबाई के बिल्कुल लंबवत, लंबवत का मतलब है यहाँ पर। अब यहाँ पर आते ही आप बताइए कोण कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर थीटा बराबर 90 डिग्री, तो अतः वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव, तो V बराबर आपका के पी कॉस 90 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर आप निरक्ष लिख दीजिए। ठीक है। तो V निरक्ष बराबर cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो V निरक्ष भी क्या निकलेगा, 0। cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरा का पूरा स्टेप ही 0 हो गया। ठीक है। ये देखिए मैं लिख देता हूँ, के पी इंटू cos 90 की वैल्यू 0 बटे R स्क्वायर। क्लियर। तो वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव क्या हो गया, 0। आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया, यहाँ के बाद में ये दोनों केस और लिखने थे। क्लियर। तो आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव को आज कंप्लीट कर लिया,
बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से ढंग से समझते हुए, तो आप ही बताइए कि वैद्युत द्विध्रुव के जब अक्ष पर आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र निकाला था तो ई अक्ष बराबर निकला था 2kp/r3 और वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकला था, वो निकला था kp/r3। क्लियर है, यही निकला था। तो आप बताइए अक्ष पर विद्युत क्षेत्र 2kp/r3, तो अक्ष पर विद्युत विभव kp/r²। इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता क्योंकि घन है, लेकिन विद्युत विभव का मान व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। एक पॉइंट ये लिखना नहीं है, केवल समझना है। और वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव नहीं होता। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव नहीं होता। याद रखें, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये और बहुत अधिक बनता है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव नहीं होता। कितना होता है? 0। क्लियर है। अब आप लोगों ने अच्छी तरह से वैद्युत विभव पढ़ लिया, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब बारी है इसके न्यूमेरिकल्स की। अब हम लोग, आप ये लिखना है, यहाँ तक लिखने के बाद में फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे। अब मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। देखिए कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे और एक आध दो आपके लिए दे देंगे, तो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वैसे इतना मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में भी आ रहा होगा। बस आप क्लासें रेगुलर देखते रहिए और पूरी क्लासें देखिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। हमारी इस बात में हम अपने पर भरोसा करते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल, सबसे पहले इसके लिए एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है 3.6। बुक में RBSE की बुक का एग्जाम्पल है 3.6। ये क्या कह रहा है? 2 बिंदु आवेश क्रमशः एक आवेश है 8 × 10⁻⁻19 कूलम तथा दूसरा आवेश है -8 × 10⁻⁻19 कूलम। परस्पर 2 × 10⁻⁻10 मीटर दूरी पर हैं। दो आवेश एक दूसरे से दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच की दूरी तो 2a होती है, जिसको द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। तो 2a का मान है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। इस द्विध्रुव से 4 × 10⁻⁻6 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करो। यानी बिंदु P की दूरी r का मान 4 × 10⁻⁻6 मीटर है और आपको सबसे पहले विद्युत विभव ज्ञात करना है अक्ष पर। कहां पर? अक्ष पर। आराम से न्यूमेरिकल करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई समस्या नहीं आए। देखिए जब कोई भी बच्चा किसी भी टॉपिक को पढ़े तो उसके पढ़ने के तरीके होते हैं कि वो पहले टॉपिक कंप्लीट करता है, फिर उसके दिमाग में आता है कि हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं इसके, तो न्यूमेरिकल कैसे होंगे। और मेरी क्लास आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट इसलिए है कि मैं को टॉपिक कराने के साथ साथ आपको तुरंत न्यूमेरिकल कराता हूँ, तो आप लोगों का न्यूमेरिकल का तो डर निकल ही जाएगा। इतना यकीन रखिए, मुझसे जुड़िए और जुड़कर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छे रास्ते से फिजिक्स को आसानी से पढ़ाते हुए क्लियर करा दूंगा। समझ गए? तो बस आप लोगों का काम है हमसे जुड़े रहना, ठीक है, ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो। अब ये न्यूमेरिकल दे रखा है 2 आवेश है। अब जब देखिए 2 आवेश दे रखे हों जिनके परिमाण समान हो और एक का चिन्ह माइनस हो, तो देखते ही समझ जाइए कि वैद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों का परिमाण समान होता है और वो विजातीय होते हैं। उनके बीच की दूरी देखिए, यानी द्विध्रुव की लंबाई और केंद्र से जिस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है उसकी दूरी दे रखी है। अक्ष पर विद्युत विभव, बोलिए क्या फॉर्मूला? kp/r²। तो P का मान 2aq/r², K का मान 9 × 10⁻⁹ और 2aq का मान बताइए। 2a बच्चे गलती करते हैं, 2 को 2 रख जाते, ये 2 नहीं रखना। 2a का पूरा मान है 2 × 10⁻⁻10 और q का मान, आवेश का परिमाण है 8 × 10⁻⁻19, नीचे r²। r का मान है 4 × 10⁻⁻6, स्क्वायर करना है तो 2 बार गुणा कर दीजिए। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है और जो उत्तर निकलेगा वोल्ट में निकलेगा। किस में निकलेगा? वोल्ट में। उसके बाद दूसरी बार पूछ रहा है
कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव। अब आप ही बताइए, निरक्ष पर तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव क्या होता है? 0। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव क्या होता है? 0। उसके बाद में तीसरा, द्विध्रुव के केंद्र से 60 डिग्री कोण पर, यानी अब आपको थीटा दे दिया 60, तो ना तो अब अक्ष है और ना ही निरक्ष, क्योंकि अक्ष में कोण 0 और निरक्ष में कोण 90। अब ये ना अक्ष है और ना ही निरक्ष है, तो आप लोग क्या करोगे? सीधा फॉर्मूला यूज करोगे, तो v बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सारे मान आपके पास हैं। k का मान है, p का मान 2aq से जैसे यहाँ पर रखा वैसे यहाँ पर रखोगे। कॉस थीटा में थीटा 60 डिग्री, r का मान 4 गुणा 10 की पावर -6। केवल आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके आप लोगों को इसका आंसर निकाल लेना है। तो अब आप लोगों ने इसका एक जो एग्जाम्पल दे रखा था एक मात्र वो कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चन कितने दे रखे हैं, और क्वेश्चन हो उनको हम करेंगे। तो देखिए, चलिए आप लोगों को क्वेश्चन अगर समझाने लायक होगा समझाया जाएगा, अन्यथा मैं आपको लिखा देता हूं और फिर वो आपको करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस रहे कि हमें कुछ होमवर्क मिल रहा है। इसका बुक के पीछे का अंकित प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक वैद्युत द्विध्रुव, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों, एक वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों माइनस का 1 माइक्रोकूलम व प्लस का 1 माइक्रोकूलम, दो आवेश हैं, एक है माइनस का 1 माइक्रोकूलम, दूसरा है प्लस का 1 माइक्रोकूलम। तो देखते ही समझ गए कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। के मध्य दूरी, इन आवेशों के मध्य दूरी 4 गुणा 10 की पावर -14 मीटर है। तो आप बताइए ये दूरी किसका मान है? 2a का, द्विध्रुव की लंबाई। द्विध्रुव के केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से आपके 2 गुणा 10 की पावर -6 मीटर दूरी पर स्थित, ठीक है। तो ये किसकी दूरी हो गई? केंद्र से बिंदु P की दूरी, यानी R। स्थित अक्षीय बिंदु पर, स्थित अक्षीय बिंदु पर विभव, अक्षीय बिंदु पर विभव ज्ञात करो। आप लोगों को अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो आप ही बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अपने आप सोचिए, बस इतना है कि इसमें एक ही फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु पर विभव वाला फॉर्मूला लगाकर आप लोगों को इसे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के बाद में चलिए एक अगला क्वेश्चन और लिखते हैं, 10वां है इसका ए पार्ट है आवेश 4 गुणा 10 की पावर -7 कूलम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करो, ठीक है। आप लोगों को आवेश दिया, इसके कारण 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव ज्ञात करना है। तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला? बिंदु आवेश के कारण विभव वाला। और इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? अब आवेश 2 गुणा 10 की पावर -9 कूलम को, 2 गुणा 10 की पावर -9 कूलम को अनंत से इस बिंदु तक, यानी जो बिंदु 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। लाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। अब इसमें दिमाग लगाना है दूसरे केस में आपको, कि अब यहाँ से आप विभव निकालोगे और नॉर्मल सी बात है कि इस आवेश को लाने में किया गया कार्य निकालना है। तो हिंट दे देता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा है V बराबर W अपॉन Q, तो W बराबर QE। दूसरे पार्ट के लिए
क्यू का मान है 2 × 10⁹ और वी का मान आप लोग पहले पार्ट से निकालोगे। क्लियर है? जब आप वी का मान पहले पार्ट से निकालोगे तो इस तरह आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन करने हैं। और ये 2 क्वेश्चन क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित, इसमें और अधिक न्यूमेरिकल अभी है नहीं। चलिए मैं उनको अभी, जब और है नहीं तो जो भी है वो अपन बाद में करेंगे, जो टॉपिक जुड़े हुए हैं उनसे। तो आप लोग देखिए कि आप लोग टॉपिक पढ़ते हो, अभी हमारी तीसरी क्लास है और आप लोग 10 न्यूमेरिकल कर चुके हो। आप लोगों ने एग्जाम्पल किए 3 क्लासों में। एवरीडे मैंने आप लोगों को करीबन 5-6 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करवाए हैं। तो 5-6 न्यूमेरिकल कर लिए, आपके 10 क्वेश्चन कर लिए, तो 3 क्लास में हम लोगों ने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं टॉपिकों के अलावा। तो सोचिए न्यूमेरिकल का डर कहाँ से नहीं रह जाएगा आपके अंदर। तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, बस उसको करने का तरीका सीखना है कि करते कैसे हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है ये न्यूमेरिकल खुद बताएगा, हम नहीं बताएंगे। हमें सोचना भी नहीं न्यूमेरिकल में क्या करना है। वास्तविकता यह कि अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल में क्या करना है वो हमें खुद बताएगा। कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए, ये न्यूमेरिकल हमें खुद बताएगा कि अक्षीय बिंदु दे दिया इसने पूरे क्वेश्चन में, अक्षीय बिंदु और विभव। तो अक्षीय बिंदु पर विभव का एक ही फॉर्मूला है Kp/r²। तो आप लोगों को पता है कि वही फॉर्मूला निकलेगा। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो समझकर तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा आपको क्या करना है। ठीक है? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ढंग से पढ़िए, मेहनत करिए और अच्छी तरह से अपने परिवार के लिए उस रिजल्ट को हासिल कीजिए जिसकी आशा वो लगाए हुए हैं। जिस रिजल्ट के लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिस रिजल्ट के लिए आपके माता पिता आपकी हर आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, उन्हें वो रिजल्ट मिलना चाहिए, ताकि जब रिजल्ट आए तो वो खुश होकर अपने पड़ोसियों से, खासकर उन पड़ोसियों से जो आपसे जलते हैं, और वैसे ये तो नॉर्मल है कि हर पड़ोसी आपसे जलेगा, आपके आसपास पड़ोसी, आपके परिवार के लोग सब आपसे एक दूसरे में जलते हैं, तो वो पड़ोसी जलें आपके परिवार से कि यार इनका बच्चा इतना अच्छा रिजल्ट कैसे लाया है। तो उन लोगों के लिए जवाब देना है आपको। जो लोग आपके परिवार को नीचा समझते हैं, आपको कमज़ोर समझते हैं, आपको मंदबुद्धि समझते हैं कि ये पढ़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, उन लोगों के लिए जवाब देना है। और जवाब दिया जाएगा रिजल्ट देकर। और रिजल्ट दिया कैसे जाएगा? आपको मेरी हर क्लास रेगुलर पढ़नी है, कंप्लीट क्लास देखनी है। अगर किसी क्लास में आपको कहीं पर भी कोई समस्या आई है तो आप कृपया मेरी क्लास को दोबारा देखें, गारंटी है आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। वैसे मैं काफ़ी आराम से समझाता हूँ सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं लेता, धीरे धीरे समझाते हुए आपको हर टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ। फिर भी आपको बहुत मेहनत करनी है, मेरे लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए। क्योंकि जब आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपके परिवार का भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। और याद रखिए, इस दुनिया में केवल 2 इंसान ऐसे हैं जो हमारे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। आपको पता है वो कौन है? आपके माता पिता। तो आपके माता पिता को रिजल्ट के वक्त, जब आपका 12वीं क्लास का रिजल्ट आया, तो ये लगना चाहिए कि हमारा बच्चा वास्तव में हमारे दिए हुए संस्कारों को ग्रहण कर चुका है, हमने जो कुछ सिखाया, जो कुछ समझाया वो समझ चुका है। तो मेहनत कीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ढंग से, पूरे जोश से, और बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम बच्चों।